असेंबली की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और भारत में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि मुसलमानों का एक वर्ग ने विवश होकर के कह सकते हैं भी आप, या किसी न किसी रूप से असंतुष्ट होकर के मुस्लिम लीग का स्थापना किया। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे इसमें क्लास में विशेष रूप से। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि स्थापना का कारण और इसके पीछे जो राज है पूरे मैं डिटेल इसकी चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा जो है आपका वीडियो लंबा होगा, इसलिए धैर्यपूर्वक इसको देखने का प्रयास करें अंतिम तक, तब पूरे सहस में रहस्य समझ में आएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि भारत में जो कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम बहुत ही अमन और सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। और जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, ध्यान दीजिए 1700 प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध, यानी पूर्ण रूप से भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य जो है प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की पूरी जो कहा जाता है कि यहाँ आधिपत्य स्थापित हुआ। और अंग्रेजों ने जो आधिपत्य स्थापित किया था, या जो कह सकते हैं कि अपना सत्ता जो हासिल किया था, वो किसी न किसी रूप में से मुसलमानों से ये सत्ता हासिल किया था। क्योंकि उस समय भारत में मुगल काल थी, मुस्लिम वर्ग ज्यादा स्तर शासक मुस्लिम थे और वो मजबूत भी थे, और उनसे किसी न किसी रूप में ये सत्ता को क्या किया है, छीना है। और ऐसा अंग्रेजों को लग रहा है कि मुसलमान का एक वर्ग जो है से हमसे क्या है, असंतुष्ट है। ज्यादातर मुसलमान जो है धनाढ़ हैं और वो असंतुष्ट है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में वो सोचता है कि हमें यहाँ की सांप्रदायिकता को क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। इसके लिए देखिए एक 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी ज्यादातर विद्रोही जो थे मुस्लिम वर्ग ही थे, मुस्लिम शासक ही विद्रोही थे और हिंदू वर्ग दोनों मिलकर के विद्रोह कर रहे थे। लेकिन हिंदू जो थे शासक जो अल्पसंख्यक रूप में थे इसमें, और इसको भी उन्होंने कुचलने का जो कहा जाता है पूरी बुरी तरह से कुचला भी। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सत्ता को ऐसा लगा कि हमें क्या करना है, हमें अगर इंडिया में रहना है तो हिंदू और मुस्लिम को क्या करना होगा, तुष्टीकरण की राजनीति करना होगा, दोनों में मतभेद पैदा करना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया और हिंदुओं को बहलाना फुसलाना शुरू किया। यहां पर ही ध्यान दिया जाए कि हिंदुओं को जब बहलाना फुसलाना शुरू किया, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है और 1872 ईस्वी में 1870 ईस्वी आते आते, ध्यान दिया जाए पहले 1870 की बात करेंगे। 1870 ईस्वी आते आते मुसलमान अंग्रेजों को ऐसा लगा, पूरी भारत की पृष्ठभूमि पर उन्होंने नजर डाला तो उसे पता चला कि भारत में जो भी हिंदू जो है बहुसंख्यक में है और मुस्लिम अल्पसंख्यक में भी हैं, और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, अशिक्षित है, धर्मांध है, और इन्हें बहुत जल्द ही अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए 1857 के बाद से मुसलमानों मतलब अंग्रेजी सत्ता ने हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाया, लेकिन इसमें उसका किसी प्रकार का जो चाहिए वो दाल नहीं गल पाया। तो इससे फिर 1870 ईस्वी आते आते वो किसके प्रति, मुसलमानों के प्रति नरम रवैया अपनाना शुरू किया, किसी को और आकर्षित करना शुरू किया। और इसी बीच जो कहा जाता है कि 1872 ईस्वी में, कब, 1872 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक आती है, इंडियन मुसलमान, क्या, इंडियन मुसलमान। इस पुस्तक में डब्ल्यू हंटर ने स्पष्ट खुलेआम तौर पर लिखा है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को अगर कायम रखना है तो बांटो और राज करो की नीति अपनाना होगा। यहां तक कि लिखा है कि 1857 जैसी भयानक क्रांति को अगर आने वाला समय दोहराने के लिए रोकना है तो किसी न किसी रूप में हिंदू और मुस्लिम को क्या करना चाहिए,
दोनों को बांटना होगा, खंडित करना होगा, मतभेद पैदा करना होगा। तो यही बात को प्रेरणा लेकर के जो कहा जाता है कि अंग्रेजी सत्ता ने यहाँ के मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। और इसमें सबसे पहले मुसलमानों का एक टीम वर्ग में जो है सर सैयद अहमद खां, कौन से? सैयद अहमद खां। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति भी है और इनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक टीम जो है अंग्रेजों को जो कहा जाता है भक्त बन जाता है, अंग्रेजों को पुरजोर समर्थन करना शुरू कर देता है। और ये इनका ऐसा मानना है कि अंग्रेजी सत्ता के बगैर भारतीय मुसलमानों को कल्याण नहीं। अगर भारतीय मुसलमान विरोध चाहते हैं, अगर भारतीय मुसलमान अपना सुख और शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमें अंग्रेजी सत्ता को समर्थन करना चाहिए। यानी अंग्रेजी सत्ता को विरोध करके भारतीय मुसलमान खुश नहीं हो सकते, ऐसा सर सैयद अहमद की सोच थी। और सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजी सत्ता ने एक बैरियर के रूप में, भारतीय आंदोलन को रोकने के रूप में हमेशा यूज किया। ये आगे चल करके सामने आएगा आपका बात। अब सर सैयद अहमद खां इसी बीच जो देखिए, कहने का मतलब है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। सर सैयद अहमद खान ने इसका पुरजोर विरोध किया और ऐसा अफवाह फैला कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हिंदुओं की एक पार्टी बन रही है और मुसलमानों में भी ऐसा प्रचारित होना शुरू हुआ। तो इससे लेकर के जो कहा जाता है कि एक मुसलमानों की टीम जो थे सर सैयद अहमद खां का नेतृत्व में, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, इसका हमेशा विरोध किया। और इसी विरोध में जो कहा जाता है 1886 ईस्वी में मोहम्मडन, क्या चीज? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ध्यान दीजिए, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। किसके विरोध में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने इसका किया। और इसका मुख्य रूप से ये जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुसलमानों के हित की बात करता है, मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी सत्ता को समर्थन की बात करता है और ये किसी न किसी रूप में मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचता है। अब इसी बीच देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, मोहसिन उल मुल्क भी है, बहुत सारे मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। और इसी बीच जो कहा जाता है कि आगे चल करके 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किनकी? अहमद खां, लिखता हूं शॉर्ट में, अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। अब सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898 ईस्वी में हो गया है। तो होने के बाद इनका जो कहा जाता है कि संस्था जो है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका उत्तराधिकारी कहा जाए, इसका नेतृत्व जो है मोहसिन उल मुल्क, कौन? मोहसिन उल मुल्क। इसने जो कहा जाता है कि क्या किया, इसका कार्यभार संभाल लिया। और जो काम सर सैयद अहमद खां कर रहे थे वो काम मोहसिन उल मुल्क ने करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच क्या होता है कि इतना तो ये चल रहा था, 1898 ईस्वी का समय आ गया है। अब देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो जाता है। क्या होता है? 1905 ईस्वी में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन में अब यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आखिर होने का पहला कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी न किसी रूप में मुसलमानों का एक वर्ग असंतुष्ट था। तो हम कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी देश के पूरे मुसलमानों को एक सूत्र में बांध कर ले चलने में असफल रही होगी।
इसका भी एक कारण रहा होगा मुस्लिम की स्थापना में। दूसरा कारण कि अंग्रेजों मुसलमानों में ऐसा अफवाह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें कुछ उन्हें अनुभव भी हुआ। कैसे अनुभव वो मैं बताता हूँ। जब स्वदेशी आंदोलन चला तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, अपने देश का चीज अपनाओ। इसमें देश की चीज में क्या हुआ कि सुबह सुबह उठ करके लोग गंगा स्नान किए, गंगा में डुबकियां लगाए, वंदे मातरम के नारा लगाए, ठीक है। शिवाजी और गणपति महोत्सव की भी शुरुआत कर दिया कौन, तिलक ने कर दिया था। इधर भारत माता के जो कहा जाता है कि मूर्ति बनाकर लोग पूजा कर रहे थे। तो ये सब ऐसा लग रहा था, ये सब जब हो रहा था स्वदेशी आंदोलन में, तो इन लोगों को और ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। यानी कहने का मतलब है कि स्वदेशी आंदोलन, जो अफवाह तो पहले से ही चल ही रहा था, लेकिन एक अफवाह ये भी आया कि मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उनको दम लगा कि ये चीज देखिए, आप जिस एंगल से जैसा सोचेगा वैसा दिखेगा। और वही हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को जब ये सब चल रहा था, हालांकि ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो ऐसा चल रहा था तो इन लोगों को ऐसा लगा कि देखो जो सोच रहे थे लोग सचमुच वो हो रहा है। ऐसी स्थिति में मोहसिन उल मुल्क जो है बहुत चिंतित होते हैं। और चिंतित होकर के मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा सोचता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं की बात कर रहा है, हिंदुओं को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग को भी बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की बनाने की जरूरत है। और वो संगठन बनाने के लिए देखिए इस समय क्या होता है, 1906 ईस्वी का समय है। कब? 1906 ईस्वी का समय है, ध्यान दिया जाए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया है। मैं यहां पर ही बताया हूं कि मोहसिन उल मुल्क, इसके बंगाल विभाजन में भी हम लोग चर्चा किए थे कि मोहसिन उल मुल्क और ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, यानी कहा जाए कि सर सैयद अहमद खान ने जिस पार्टी का निर्माण किया था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके जितने भी सदस्य हैं बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं और स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं और स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करते हैं। तो यहां पर इसे एक चीज ध्यान में आया जाए, 1905 ईस्वी से और तेज गति धारण कर लिया। अब 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया है। मुसलमानों में और बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया स्वदेशी जब चालू हो गया। तो इसी बीच 1907 ईस्वी का समय आता है। कब का आता है? 1906 ईस्वी का समय है। 1906 ईस्वी में इस समय जो कहा जाता है कि मोहसिन उल मुल्क जो है, मोहसिन उल मुल्क ये जो है सचिव हैं। क्या चीज का सचिव है? अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप जान रहे हैं। अब उस समय अलीगढ़ कॉलेज जो है उसके सचिव कौन है? मोहसिन उल मुल्क है, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल जो है, किसके? अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल जो है आर्कबोल्ट। कौन है? आर्कबोल्ट, ये अंग्रेज हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आर्कबोल्ट जो है वो छुट्टी के दिन मना रहे शिमला में, और इस समय वायसराय जो है मिंटो द्वितीय वो भी शिमला में मस्ती कर रहे हैं, दोनों रह रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मुसलमानों का एक टीम को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जरूरी है मुसलमानों की एक संगठन की। इसने क्या किया कि मोहसिन उल मुल्क ने आर्कबोल्ट अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उनके पास एक पत्र लिखा कि हम सब मुसलमान मिलकर के एक मुस्लिम संगठन बनाना चाहते हैं। वो संगठन और उसकी किसी न किसी रूप में आप क्या करें, पैरवी करें, किसी न किसी रूप में हमें मंजूरी दिलवाएं मिंटो द्वितीय से। यानी इस पत्र में लिखा मिंटो द्वितीय से पैरवी करने की मांग की मुस्लिम संगठन बनाने को लेकर के। अब क्या होता है कि आर्कबोल्ट जो है मिंटो द्वितीय के सचिव से मिलते हैं और अपनी बात को
मिंटो द्वितीय तक रखते हैं। जब मिंटो द्वितीय को ये पता चलता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि देखिए भारत में बंगाल विभाजन तो करजन ने करके चला गया, लेकिन सबसे बड़ा हिंदू और मुस्लिम में बेमनस फूट और ये पाकिस्तान को निर्माण की कहानी तक जो लाया है, मुस्लिम को संगठन बनाने को और उसको पूरे उत्तेजित करने का काम जो किया है, तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? मिंटो द्वितीय का है। मिंटो द्वितीय बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उन्हें आप भेजिए मेरे पास और वो हमें मिले। इसी बीच क्या होता है कि 1906 ईस्वी में ही, ठीक है, मैं मिटाना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत जो भी अगर उतार लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नोट्स कॉपी से आप देखेंगे। अब देखिए कहने का मतलब है कि 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी, ध्यान दिया जाए। अब जब मिंटो द्वितीय जो है मंजूरी देता है आर्कबोल्ट को कि उन लोगों को हमसे मिलने के लिए आप बुलाइए, तो जैसे ही मुसलमानों को टीम को पता चलता है तो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां, कौन? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है शिमला में, ठीक है, मिंटो द्वितीय से 35 सदस्य जाकर के मिलते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुसलमानों का सदस्यीय टीम शिमला में मिंटो से जाकर के मिलते हैं, और शिमला में मिंटो से जाकर के मिलते हैं और वहां पे अपनी बात रखते हैं और प्रतिवेदन सौंपते हैं। तो उस प्रतिवेदन में इसने क्या सौंपा? तो ये प्रतिवेदन में इसने मांग रखी, ठीक है, पहला ये मांग रखे कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो। दूसरा इन्होंने मांग रखा कि विधान परिषद जिला मंडल नगरपालिका में मुस्लिम सीटों की बढ़ोतरी। तीसरा इन्होंने मांग रखा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय बनना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए, ये मांग मुस्लिम लीग की नहीं हुई है, अभी मुस्लिम की स्थापना हुई नहीं है। अभी क्या हुई है? अभी जो है मुस्लिम लीग जो है शिमला में मिंटो द्वितीय से जाकर के अपना प्रतिवेदन सौंपा कि इन मांगों के लिए मैं मुस्लिम संगठन बनाना चाहता हूं, और ये प्रतिवेदन में ये मांग इन्होंने रखा। आगा खां के नेतृत्व में 35 सदस्य गए हैं, शिमला में मिले हैं मिंटो द्वितीय से। ये मांग जब रखे, प्रतिवेदन सौंपे मिंटो द्वितीय के, और मिंटो द्वितीय ने पूरी प्रसन्नता के साथ इसे 35 सदस्यीय अंग्रेजों की टीम को, मुस्लिम वर्ग की टीम को पूरा करने का आश्वासन और भरोसा दिलाता है कि बिल्कुल मैं आपकी मांगों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। अब देखिए कहने का मतलब यही चीज हुआ है। अब देखिए ये तो सौंप दिया और इसकी मांग को आश्वासन मिल गया। इसी बीच क्या होता है कि समय आता है दिसंबर 1906 ईस्वी, दिसंबर 1906 ईस्वी। अब ये दिसंबर 1906 ईस्वी में जो कहा जाता है कि ढाका का नवाब सलीमुल्लाह हैं, उनके ही घर में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। वो कॉन्फ्रेंस क्या चीज को लेकर के हुआ है? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो क्या था? सर सैयद अहमद खां की पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। उसका जो कहा जाता है कि दिसंबर 1906 ईस्वी में उनके घर पर ही क्या होता है? बैठक होता है, और उसी बैठक में मुस्लिम लीग को स्थापना करने की बात होती है। और जब ये बात होता है तो
अब होता है कि नाम क्या रखा जाए, तो नाम को लेकर को जो कहा जाता है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वार्षिक सम्मेलन है। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1906 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा निर्मित पार्टी है, इसकी वार्षिक सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में तुरंत क्या किया गया, निर्णय लिया गया कि क्या किया करना चाहिए, टीम गठित करना चाहिए, मुसलमानों का संगठन करना चाहिए। और इसी बात को लेकर के जो कहा जाता है कि इसका जो पार्टी का प्रस्ताव जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने लाया, और समर्थन किसने किया, हकीम अजमल खां ने। यानी प्रस्ताव किसने लगा, सलीमुल्लाह, और प्रस्ताव इन्होंने लगा, और समर्थन किसने किया, समर्थन हकीम अजमल खान ने। यानी कहने का मतलब है कि दिसंबर 1906 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और उसमें निर्णय लेकर के तुरंत मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, तुरंत समर्थन भी हो गया और सब चीज हो गया। अब हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत है? और अब डिटेल से थोड़ा सा चलेंगे। मुस्लिम वर्ग की स्थापना हो गई, तो ये समय कब है, यानी मुस्लिम की स्थापना कब हुआ, समय, मुस्लिम लीग समय जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। ठीक है, कोई दिक्कत? संस्थापक कौन है, संस्थापक सलीमुल्लाह। ठीक है, संस्थापक कौन है, सलीमुल्लाह। ये कहां स्थापना हो रहा है, स्थान ये कहां है, ढाका। और ढाका में कहां, एहसान मजलिस पैलेस, एहसान मजलिस पैलेस, ये जो है सलीमुल्लाह का घर है जी। ठीक है, यहीं पे इनकी क्या हो रही है, स्थापना हो रहा है। अब इसका मुख्यालय कहां बनाया जाता है, लखनऊ। लखनऊ में इसकी क्या है, मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन होते हैं, आगा खां। ठीक है, आगा खां इसके क्या है, अध्यक्ष है। अब अधिवेशन की बात करते हैं, तो मूल अधिवेशन हम लोग जो देखेंगे, अधिवेशन जो है 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये कहां हो रहा है, ढाका में हो रहा है। 1907 में जो है कहां हो रहा है, कराची में। यहां मुस्लिम लीग का संविधान, इसी अधिवेशन में मुस्लिम का क्या बनता है, संविधान बनता है। और 1908 ईस्वी में अमृतसर में होता है। यहां ध्यान दीजिए, 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में जो कहा जाता है, पारित हुआ कि पूर्णतः रूप से मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और ये पारित हुआ, और 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो के सुधार के तहत इसे क्या कर दिया गया, दे दिया गया। समझ गए? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इस अधिवेशन में मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, यहां इस समय वायसराय कौन है, मिंटो द्वितीय है। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। भारत सचिव कौन है,
जॉन मार्ले जी हैं, है ना। और कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसको उतारिए थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा उतारिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं। आगे मैं चलता हूं। हम लोग कहां तक चर्चा कर चुके थे? हम लोग चर्चा कर चुके थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष 1906 ईस्वी में कौन है? दादा भाई नौरोजी है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में है। एक जिन्ना बहुत ही चर्चित नाम आप लोग है सुने होंगे। ये जिन्ना अभी कहाँ है? जिन्ना जी, ये जिन्ना जी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रहा है। इधर मुसलमान लोग मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहे हैं और जिन्ना जी कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उसी में सबसे पहला एंट्री किनका है? जिन्ना का है। और जिन्ना इस समय मुस्लिम को पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को ऐसा कह रहे हैं कि हर हाल में हमें मुस्लिम लीग से क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। समझ गए? किसे पता था कि आगे चल करके यही जिन्ना मुस्लिम लीग का दामन थामेगा और यही जिन्ना जो सच्चा राष्ट्रभक्त है वो सच्चा राष्ट्र निर्माता बन जाएगा, एक पाकिस्तान की मांग करेगा। और इसकी हम लोग कहानी और पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे अब देखिए मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो उस स्थापना में उद्देश्य आखिर क्या है? ध्यान से सुनिए। भारतीय मुसलमानों के प्रति, ठीक है, पहला उद्देश्य है भारतीय मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की सहानुभूति पैदा करना। ठीक है, पैदा हो। दूसरी बात, मुसलमानों की राजनीति हितों की रक्षा करना। तीसरा पॉइंट है मुसलमानों में जो घृणा है, मुसलमानों में फैली क्रूरति घृणा का क्या करना है? घृणा को कम करना है। मैं स्पष्ट बहुत फास्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग विशेष रूप से। अब मुसलमानों में फैली घृणा को क्या करना है? अंत करना। ये क्या है? मुस्लिम लीग का क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य करने का यानी मुसलमानों के प्रति अंग्रेज और मुसलमान दोनों मिल करके काम करेंगे और अंग्रेज उसमें क्या करे? इसे सहायता करे, सहयोग करे। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए मुसलमान धर्म में जो भी घृणा है, द्वेष है, दोनों जी उसमें धर्म को लेकर कुछ कुरीतियां है उसको भी दूर करना इसका काम है। ठीक है, अब देखिए मैंने चर्चा किया था कि 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है कहाँ होता है? अमृतसर में अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं सैयद अहमद इमाम बनाए जाते हैं। सैयद अली इमाम। तो सैयद अली इमाम को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1908 ईस्वी के मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन अमृतसर में है। इस अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम लोगों ने, मुसलमानों की टीमों ने खुल करके जो कहा जाता है अंग्रेजी सत्ता के सामने पृथक निर्वाचन मांगने की अपील की और यही जो है पार्लियामेंट सुधार के तहत 1909 ईस्वी में इन्हें मिल जाता है। अब ये जब मिलने के बाद मुसलमानों का उत्साह और दुगना हो गया।
क्योंकि जो मांग किए वो तुरंत मिल गया। अब जो कहा जाता है कि 1913 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते समय आ जाता है 1913 ईस्वी का, ध्यान दीजिए 1913 ईस्वी का समय है। और इस समय जो कहा जाता है कि अधिवेशन जो हो रहा है, मियां अहमद शफी, कौन? मियां अहमद शफी क्या है? 1913 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे हैं और ये लखनऊ में हो रहा है। जिन्ना का यहां पे एंट्री हो रहा है जी, वही जिन्ना जो खून करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से ललकारते हुए मुसलमानों को चुनौती देता है और बिल्कुल विरोध करता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी कहता है कि हम सभी संभल करके रहें मुसलमानों से, मुस्लिम लीग से। और देखिए यही एक सच्चा क्या बन जाता है, 1913 आते आते उसकी दामन को थाम लेता है। अब देखिए यही चीज है, आगे बढ़ते बढ़ते 1930 ईस्वी का समय आता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 ईस्वी का समय है। अधिवेशन जो होता है इलाहाबाद में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद में। इकबाल, मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, जो इन्होंने लेखनी लिखा है, इकबाल साहब का लेखनी है। ये जो है इस समय सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। मुसलमानों के लिए क्या करते हैं? अलग। इनका कहना है कि पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सिंध, बलूचिस्तान, क्या? बलूचिस्तान, ये सब मिलाकर के एक हम लोग के लिए अलग राज्य होनी चाहिए। 1930 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे हैं, देश की मांग नहीं कर रहे हैं, देश की मांग के पक्षधर नहीं है, लेकिन किसे पता कि यही पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार हो रही है। भविष्य को किसने जाना था। हालांकि मोहम्मद इकबाल साहब पक्का राष्ट्रभक्त थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इन्होंने लेखनी लिखा और कहा कि इन्होंने इलाहाबाद में इसकी मंच से स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाका जो है मुस्लिम बहुलता है, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनकी रीति रिवाज, इनकी खान पान, इसकी पोशाक, इसके रहन सहन, इसके त्यौहार, हर चीज जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए इन्हों को मिला करके भारतीय सरकार, अंग्रेजी सत्ता एक अलग स्टेट हमें दे दे। ठीक है, ये चीज इन्होंने खुले रूप से ये चीज पता, लेकिन पता किसे था कि यही एक दिन जो है, अभी देखिए इसमें हम देश की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी बांग्लादेश शामिल नहीं है, बांग्लादेश उसका हिस्सा था, कश्मीर शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक राज्य की मांग पहले कर रहे हैं। लेकिन किसे पता था कि यही जो कहा जाता है आगे चल करके मैकमोहन द्वारा जो कहा जाता है कि भारत के सीने पे रेड क्लिफ द्वारा, किसे पता था कि हिंदुस्तान के सीने पर रेड क्लिफ द्वारा जो कहा जाता है एक सीमा रेखा का निर्धारण होगा और देश का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन यही अंतर जो कहा जाता है रूपरेखा आगे चल करके भारत और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का विभाजन कर देता है। अब देखिए इसी बीच जो कहा जाता है कि ये तो राज की मांग कर रहे हैं ना, लेकिन इससे भी 2 कदम और एक आगे बढ़ने वाला आदमी है। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली, ध्यान दीजिए, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बेटा पढ़ रहा है। और ध्यान दीजिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में ये पढ़ने के दरमियान एक कल्पना करता है कि मुसलमान का एक देश होगा, ठीक है, और देश होगा, उसने नामकरण भी कर दिया है कि वो देश पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान होगा। और उसने एक पंपलेट छाप करके, पर्चा छाप करके पूरे कैम्ब्रिज में, वहां की यूनिवर्सिटी में लोगों को सभी जगह बांट रहा है। हालांकि लोग इसको उस समय बचकाना हरकत कर रहा है कि बच्चा है, हरकत कर रहा है, और लोग इसे छोड़ देता है। अगर शायद हमें लगता है कि उस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाप जाती कि इसकी आवाज को भाप जाती तो उस समय इसे शांत किया जा सकता था, लेकिन किसे पता कि यही एक पाकिस्तान का मांग हो। लेकिन चौधरी रहमत अली ने खुले तौर पर मांग किया है, लेकिन किसी से मांग नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर इसका प्रचार किया। और इसका क्या कहना है वो मैं बताता हूं। इसने कौन कौन हिस्सा को मिला करके पाकिस्तान मांग रहा है वो बताता हूं। इसके अनुसार पाकिस्तान को परिभाषित भी कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का नामकरण किया और पाकिस्तान को परिभाषित भी किया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र होंगे और उस क्षेत्र को कैसे नामकरण किया उसको मैं देखिए आप बताता हूं। देखिए, इसने सबसे पहले कहा कि पंजाब का इलाका होगा। किसका इलाका होगा? पंजाब का इलाका होगा। उसके बाद कहा कि अफगानिस्तान का इलाका भी होगा, ठीक है। उसके बाद कश्मीर होगा, कश्मीर होगा। उसके बाद सिंध का इलाका होगा। उसके बाद बलूचिस्तान होगा। यहां ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आखिर वो बालक, हमें बालक कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वो बाल अवस्था में ही लिख रहा है, वो पढ़ रहा है उस समय। देखिए, इससे पंजाब से पी शब्द लिया, अफगानिस्तान से ए लिया, के से कश्मीर से लिया, एस सिंधु से लिया, ठीक है, और बलूचिस्तान से टी एन लिया, ठीक है। ये शब्द को जो कहा जाता है कि मिला करके जो है PAKSTAN ये नामकरण किया और कहा कि यही पाकिस्तान है। और कालांतर में यही होता भी, समझ गया। तो पाकिस्तान की इस तरह से मांग करता है। अब देखिए ये पाकिस्तान का तो निर्धारण कर दिया। इकबाल साहब ने ऐसा निर्धारण नहीं किया था। इकबाल साहब ने स्टेट की मांग किया था, लेकिन देखिए रहमत साहब ने और इसके 10 किलोमीटर आगे चल गए और इन्होंने कहा कि नहीं बेटा, देश नहीं, हमें राष्ट्र चाहिए, ठीक है। और राष्ट्र का नामकरण भी कर दिया, परिभाषित कर दिया, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र कर दिया वो भी कर दिया। अब देखिए 1933 का समय है, ये नामकरण जो हो रहा है कब का समय है? चौधरी रहमत अली 1933 का समय है। अब देखिए होता क्या है, 1935 ईस्वी का समय आ जाता है। कितना का? 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के तहत देश में चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव 1937 ईस्वी में होते हैं। तो 37 ईस्वी में चुनाव होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी चुनाव में भाग लेती है, मुस्लिम लीग भी भाग लेती है, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी है, सभी लोग भाग ले रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी शक्ति को आजमा रहे हैं। और खास करके मुस्लिम लीग तो पहली बार इसमें आई है और मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा है कि हमें मुसलमानों पर बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो गई है, उसमें तो मेरे पार्टी तो ऐसे ही जीत जाएगा। अब इसमें जो कहा जाता है 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम 1937 में जो चुनाव हुआ, तो चुनाव के दरमियान कांग्रेस 5 राज्यों में सफल रही जीतने में। कितने राज्यों में कांग्रेस कितने राज्य में जीती? 5 राज्य में। लेकिन मुस्लिम लीग 3 राज्य में जीती, ठीक है। और कांग्रेस 5 राज्यों में जीती और किसी भी तरह से क्षेत्रीय पार्टी को सहयोग कर लेकर के 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन मुस्लिम लीग 3 सीट जीती है, लेकिन बहुत मशक्कत से, इनकी वोट प्रतिशत बहुत कम है। जहां मुसलमानों का इलाका है उस इलाकों में भी कांग्रेस की वोट प्रतिशत ज्यादा है। और इस समय जो कहा जाता है मुस्लिम लीग को स्पष्ट पता चल जाता है कि हमारे मुसलमान कितना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों की पार्टी थी तो भारत के पूरे मुसलमान इसी को समर्थन करते थे। भारत के बहुत सारे मुसलमानों का वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी थे, सच्चा राष्ट्रभक्त थे। तो यहाँ पे जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगा और लगा कि मैंने जो उम्मीद किया था वो उम्मीद पर इसे पानी फिर गया और अपनी जो कहा जाता है कि पूरी स्थिति को जायजा करने पर विवश हो गया कि हम अब कितना में वहां पे अस्थिर हो गया।
अब 1937-35 का भारत शासन अधिनियम है। ये चुनाव जो कहा जाता है 1937 ईस्वी में हुआ है, सरकार बन गई। मुस्लिम लीग अपनी समीक्षा कर रही है, अपनी मंथन कर रही है, और मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा है कि अब हमें कानूनतः तौर पर लग रहा है कि हम कांग्रेस से आगे निकल नहीं पाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि चौधरी रहमत अली की जो ये सजेशन है कि हमें राज चाहिए, वो गुनगुनाना इन्होंने शुरू कर दिया। अभी बोलना नहीं शुरू किया है, अभी गुनगुनाना शुरू किया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ गुनगुना क्यों, वो आगे पर चल के पता चलेगा आपको कि गुनगुनाना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी खुले अपनी मंच से ये अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ये पाकिस्तान का ये नहीं चाहिए। अभी समय है, अभी गुनगुना रहे हैं, आपस में गुनगुना रहे हैं। तो ये इनके रास्ता पर चल जाते हैं और कांग्रेस को ये पुरजोर विरोध कर रहा है और नहीं चाह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ रहें या कांग्रेस को देखना पसंद नहीं कर रहा। अब इसी बीच 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ और 1939 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का घोषणा हो चुका है। पूरे दुनिया की शक्तिशाली देश अपनी शक्ति को आजमा रहे हैं, विश्व दो खेमों में बढ़ता जा रहा है। अब प्रश्न है कि भारत किसके साथ? अब भारत किसके साथ रहेगा, इसका निर्णय कौन ले रहा है? अंग्रेजी सत्ता ले रहा है। और अंग्रेजी सत्ता जो भारत में कहा जाए कि लोकतांत्रिक सरकार किसी न किसी रूप में दिख रही थी, क्योंकि चुनाव हुए थे, इनके बिना इजाजत के बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर दिया, ना तो कांग्रेस से इजाजत थी, ना मुस्लिम लीग से, किसी से नहीं ली। मुस्लिम लीग से ले या ना ले, इससे कोई तो फर्क नहीं, क्योंकि इसी का आदमी वो बिलीव कर रहा है। अंत इस स्थिति में कांग्रेस को बहुत आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है और लगता है कि ये होने से कोई फायदा हमें नहीं है। इससे आहत होकर के जो कहा जाता है, कांग्रेस ने 5 दिसंबर, ध्यान दीजिए डेट, ध्यान दिया जाए, 5 दिसंबर 1939 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस्तीफा दे देती है अपनी सरकार से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या दे देती है? इस्तीफा दे देती है कि हम आपकी सरकार में हम नहीं रहेंगे। ठीक है, जब 5 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये इस्तीफा देते हैं तो बहुत मुस्लिम लीग को खुशी होता है कि वाह बेटा, बहुत बढ़िया, यही तो मैं सोच रहा था। ठीक है, अब इससे खुश होकर के, ठीक है, 5 दिसंबर 1939 ईस्वी को जब इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी इस्तीफा दिया, तो इन्होंने 22 दिसंबर, ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये जो है मुक्ति दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाते हैं, याद रखना है, मुक्ति दिवस। मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाती है? 22 दिसंबर 1939। यहां पर इस समझ में आप लोग को आ रहा है आखिर मुक्ति किस बात की? मुक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि सत्ता में क्या थी? यहाँ पे कांग्रेस थी, किसी न किसी रूप में इससे शक्तिशाली थी, किसी न किसी रूप में ये मुस्लिम लीग किसके अधीन थी? कांग्रेस के अधीन थी। इसलिए उससे अब क्या हो गया? मुक्ति हो गया, छुटकारा हो गया। ऐसा है, क्योंकि सरकार इसकी थी ज्यादातर देश के ज्यादातर हिस्सों में, तो इसके अंडर में तो रहना पड़ेगा। इससे बेटा ये मुक्त हो गया, ऐसा इसे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब है कि 1940 ईस्वी का समय आता है। आप देखिए, तो मैं क्रम से चल रहा हूं, 35, 37, 39, अब 40 आ रहा है। अब मैं मिटाता हूं। देखिए, कहने का मतलब है कि 1939 ईस्वी देख रहे हैं, तो 1939 तो हमने पढ़ लिए। 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना को अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां होता है? लाहौर में। कहां? लाहौर। लाहौर में अधिवेशन हो रहा है। कौन? जिन्ना अध्यक्ष है। और ये अधिवेशन कब हो रहा है? 23 मार्च 1940 ईस्वी को।
23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में अधिवेशन हो रहा है। जिन्ना इसका क्या है, जिन्ना इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे 23 मार्च 1931 ईस्वी को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था और लाहौर की ही घटना थी, अमृतसर पंजाब की थी। और यही देखिए इस दिन भी आ रहा है, एक भारत के लिए एक काला दिन साबित ये होगा, क्योंकि जिन्ना ने मूलतः रूप से पहली बार मुस्लिम लीग के मंच से खुले तौर पर पाकिस्तान की मांग करता है। यानी पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के मंच से कब किया, 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में किया। ठीक है, और जिन्ना ने इसको क्या किया, पाकिस्तान की मांग किया। अब 1940 ईस्वी का समय ऐसा आ चुका है कि अब किसी भी रूप में मुस्लिम लीग, अब देश की स्वतंत्रता तो छोड़िए क्या होगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अलग राष्ट्र के अलावा इन्हें कुछ भी चाहिए नहीं। अब ये हर मंच पर एक ही शब्द है कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। हालांकि 1940 ईस्वी के पहले से ही तो इसके हम बोले कि गुनगुनाना शुरू किया था लोग, लेकिन पूर्णतः रूप से खुल करके अपनी मंच से बातों को दोहराया नहीं था, बातों को कहा नहीं था, लेकिन जिन्ना ने कह दिया। देखिए जिन्ना 1940 ईस्वी में 1913 ईस्वी से, ध्यान दीजिए, 1913 से 1940 ईस्वी का समय है, यानी 1947 मानिए ना, 1947 देश की आजादी तक लगभग मुस्लिम लीग का 31 अधिवेशन होता है। कितना अधिवेशन होता है? 31 अधिवेशन, जिसमें सबसे ज्यादा बार मुस्लिम लीग का अध्यक्ष जिन्ना बनते हैं। याद रखना है इन साहब को, ठीक है, तभी तो ये बीज रोप रहे थे। यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग में सबसे ज्यादा अध्यक्ष कौन बने? जिन्ना। कितने बार बने? 8 बार बने। कितना अधिवेशन हुआ टोटल? 1906 से 1947 ईस्वी तक कितना अधिवेशन हुआ था? 31 अधिवेशन हुआ था, वो 8 बार यही बन गए थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी हुआ था, लेकिन 3 बार ही अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, 3 बार से ज्यादा किसी ने नहीं बना। अब देखिए क्या होता है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय आते आते 1946 ईस्वी का समय आ जाता है। कब आ जाता है? 1946 ईस्वी का। ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी का समय देखिए ऐसा है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। यहां ध्यान दीजिए, बड़ा सोचने का विषय है। आप गद्दर पिक्चर कौन कौन देखे हैं? गद्दर पिक्चर में आप देखे होंगे कि ट्रेन जा रही है और सब लोग दौड़ भाग रहे हैं। ये सीन 1947 ईस्वी का नहीं है साहब, देश की आजादी का नहीं है। ये सीन 16 अगस्त 1946 के दिन का है। इस दिन जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी क्षेत्र जो मांग किए जा रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का, कश्मीर का, ये सब जितने भी इलाका हैं, उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र पर जितने भी हिंदू लोग रह रहे हैं उनको कत्लेआम किया जा रहा है। और वो किसी न किसी रूप में अपने जान बचाने के लिए आतुर हैं और वो किसी न किसी रूप में भागना शुरू कर रहे हैं। वो दृश्य की दर्शाता है जिसे आप देख करके आप रूहें कांप जाएगी। जिन्ना इस दिन पूरे प्रत्यक्ष कार्रवाई में आ जाता है कि क्षेत्र को अलग करो, और ऐसा खूनी जंग होता है हिंदू और मुस्लिम में, राइट छिड़ता है कि दोनों एक दूसरे को क्या बन जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हिंदू अपनी जान बचाने के लिए कहा जाता है उस क्षेत्र को भाग करके हिंदू बहुलता क्षेत्र की ओर भागना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे भागते भागते जो कहा जाता है कि बहुत सारी इसमें इस दिन जो कहा जाता है बहुत विशेष रूप से मुस्लिम लीग द्वारा यह कहर किया गया था कि क्षेत्र को खाली करो, ये हमारा क्षेत्र है। और अंतः स्थिति में जो कहा जाता है कि विवश होकर के उस क्षेत्र से हिंदू लोग पलायन कर गए, ठीक है। और यही जो है पलायन के दरमियान कुछ क्षेत्र अभी भी उस क्षेत्र में मुस्लिम जो बचे, जो आज भी वो अभी रहने के लिए विवश है, किसी न किसी रूप में आज भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हकीकत है।
और आज देखिए 16 अगस्त 1946 है और 1947 आते आते जो कहा जाता है कि जिन्ना ने अंत स्थिति में रेड क्लिफ ने भारत के सीने को जो कहा जाता है कि 2 हिस्सों में चीर दिया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान को 2 क्षेत्रों में चीर दिया। एक क्षेत्र जो है हिंदुस्तान यानी भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो बस आज मुस्लिम लीग का चैप्टर यहीं पे स्थगित की ओर मैं ले जाता हूं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।